नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज के बारे में। आपको बता दूं कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, बीबीए, बीसीए के सेमेस्टर 6 में है और को करिकुलर कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 200 क्वेश्चंस के आसपास आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। महा मैराथन क्लास है ये। इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चंस आप छोड़ करके नहीं आओगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पेरू बरेली रोहिलखंड, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। ठीक है, इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, जमशेदपुर यूनिवर्सिटी एक है, माँ शाकुम्भरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का जो पेपर आज हुआ है उसी का एक क्वेश्चन पेपर, उसका भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, इसमें आंसर की रहेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सभी विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर हो 2027 में, 26 में, 28 में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपका नया चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी शुक्ला एचडी पॉइंट पर भी आप लेक्चर देखते होंगे बहुत सारे। ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का पेपर है, आज ही पेपर हुआ है और इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और किन्हीं 60, यहाँ पर देखेंगे किन्हीं 60 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, यानी 40 क्वेश्चन आपको छोड़ देने थे। ये बहुत बढ़िया चीज हो गया है इसमें। ठीक है, ऐसे किसी में 75 क्वेश्चन ही करने को लेकर के बोलेगा तो यानी 50 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न संचार शब्द लिया गया है किससे, किस शब्द से लिया गया? संचार शब्द, कम्युनिकेशन शब्द जो है दोस्तों कम्युनिकियर शब्द से लिया गया है। कम्युनिकियर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कम्युनिकियर शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकियर, उसी से बना हुआ है कम्युनिकेशन शब्द। इसका मतलब होता है साझा करना, शेयर करना या सामान्य बनाना। ठीक है, टू मेक कॉमन। जब हम अपने विचारों और सूचनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उसको हम संचार कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों भाषा। भाषा के माध्यम से ही संचार अच्छे तरीके से होता है। हालांकि हाव भाव, शारीरिक भाषा भी संचार में मदद करते हैं, लेकिन भाषा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? इनमें से अशाब्दिक संचार का तत्व, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तत्व इनमें से क्या नहीं है दोस्तों? देखिए, आंखों का संपर्क, मुद्रा और जो है व्यक्तिगत प्रस्तुति, ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस, ये सब जो होते हैं अशाब्दिक संचार के तत्व में शामिल होते हैं। वक्ता का नाम जो होता है ये अशाब्दिक संचार में नहीं शामिल होता है। अशाब्दिक संचार का मतलब होता है बिना शब्दों के बात करना, जैसे आंखों के माध्यम से बात करना, आई कांटेक्ट करना। ठीक है, जैसे बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत हैं नयनन ही सौबात। वो आई कांटेक्ट के माध्यम से बातें करवाते हैं। शारीरिक मुद्रा, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं पोस्चर। ठीक है, ये होता है दोस्तों, कई सारी मुद्राओं के माध्यम से हम बातों को स्पष्ट करते कहते हैं। व्यक्तिगत प्रस्तुति, ठीक है, ये सब चीजें अशाब्दिक संचार में आ जाएंगी, लेकिन वक्ता का नाम जो है एक शाब्दिक पहचान है, ना कि अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन। 4 नंबर प्रश्न है, बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है? दोस्तों, बातचीत करना मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौखिक संचार, ओरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन सी द्वयात्मक संचार की सबसे आम विधा है? बताएंगे। द्वयात्मक संचार की सबसे आम विधा इनमें से होती वार्तालाप करना। क्या करना दोस्तों? वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन करना। जो है ये शब्द जो है द्वयात्मक शब्द का जो है अर्थ होता है दो लोगों के बीच बातचीत करना। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके आपस में वार्तालाप या बातचीत करते तो उसे हम द्वयात्मक संचार कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रभावी संचार के लिए हमें इनमें से बचना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए हमें इनमें से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए दोस्तों? अस्पष्टता से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नियम यह है कि बात पूरी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें आप अस्पष्ट बातें ना करें। ऐसी बात जिसका कई मतलब निकलता हो या जो बात साफ ना हो, ऐसी बातों को बिल्कुल करने से आपको बचना चाहिए, इससे संचार बेकार हो जाता है।
इसीलिए हमेशा स्पष्ट बात करनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाषण प्रक्रिया के अध्ययन को संदर्भित करता है दोस्तों? भाषण प्रक्रिया के अध्ययन को संदर्भित करता है ध्वनिकी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अच्छे संचार कौशल का लाभ क्या है दोस्तों? अच्छे संचार कौशल का यानी कम्युनिकेशन स्किल का लाभ होता है बेहतर संबंध। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शब्दों के बिना संचार को क्या कहते हैं? शब्दों के बिना संचार को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर मौखिक संचार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात आप यानी कि जब हम बातचीत में शब्दों या भाषा का प्रयोग किए बिना ही केवल इशारों के माध्यम से, शारीरिक हाव भाव के माध्यम से, चेहरे के भाव और नज़रों से अपनी बातचीत को व्यक्त करते तो उसी को अशाब्दिक संचार या गैर मौखिक संचार कहा जाता है, अंग्रेजी में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, संदेश भेजने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को दोस्तों प्रेषक कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रेषक यानी सेंडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। जिस माध्यम से संचार भेजा जाता है उसको चैनल कहा जाता है, और प्राप्तकर्ता ही उस पर बाद में फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है, तब संचार पूरा माना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संचार प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। इस हस्तक्षेप को क्या कहते हैं दोस्तों? इस हस्तक्षेप को बाधा या बैरियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पिच, लाउडनेस, अवधि, सुर और गति को संदर्भित करता है। 12 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पिच, लाउडनेस, अवधि, सुर और गति को संदर्भित करता है क्या? इसको बोलते हैं प्रसोडी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रसोडी जो होता है दोस्तों, ठीक है, व्यापक संदर्भ में इसे पारभाषा भी कहा जाता है, परसोडी को। ठीक है, बोलते समय आवाज का उतार चढ़ाव उसको पिच कहते हैं। आवाज का धीमा या तेज होने को लाउडनेस कहते हैं, और टेम्पो जो होता है बोलने की रफ्तार आपकी कैसी, उसी को टेम्पो कहते हैं। सुर के अध्ययन को प्रसोडी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह संचार के मौखिक हिस्से को प्रभावी बनाता है, तो प्रसोडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, SQ3R का दूसरा चरण क्या है? SQ3R का दूसरा चरण मतलब होता है दोस्तों, SQ3R पढ़ाई की एक प्रसिद्ध और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। इसका पूरा नाम है दोस्तों, यस मतलब होता है क्या? यस का मतलब होता है दोस्तों क्या? यस का मतलब होता है सर्वे यानी सर्वेक्षण यानी सरसरी नजर डालना। ठीक है, और जो है क्यू का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछना या मन में सवाल बनाना, ये होता है क्यू, क्वेश्चंस। तो सर्वे, फिर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में तीन ठू आर यानी यस क्यू और ट्रिपल आर, ये सिद्धांत होता है। एक आर का मतलब होता है रीड करना यानी पढ़ना, एक आर का मतलब होता है, R2 का मतलब होता है रेसिट यानी कि याद करना यानी दोहराना। ठीक है, और तीसरा का मतलब होता है आपका रिव्यू यानी समीक्षा करना। तो R3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रश्न क्या पूछा गया है इसका? दूसरा चरण क्या होता है? R2 होता है। R2 मतलब होता है क्वेश्चंस यानी प्रश्न। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या, इसका दूसरा चरण क्या होता है? इसमें दूसरा चरण पूछा गया है ना, दूसरा आर नहीं पूछा गया, दूसरा चरण पूछा गया है। SQ3 में दूसरा चरण होता है आपका प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा संचार की प्रकृति से मेल नहीं खाता है? संचार की प्रकृति से कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों? एक निश्चित प्रक्रिया जो होती है मेल नहीं खाती है। ऑप्शन नंबर एक निष्क्रिय प्रक्रिया, ये मेल नहीं खाता, डी ऑप्शन। एक दिशात्मक प्रक्रिया है, फीडबैक प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये तीनों बातें मेल खाती हैं संचार की प्रकृति से, जबकि एक निष्क्रिय प्रक्रिया ये नहीं मेल खाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यह पाठक के अनुभव की अपेक्षा लेखक के ज्ञान से अधिक संबंधित है क्या? 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पाठक के अनुभव की अपेक्षा लेखक के ज्ञान से अधिक संबंधित है। पता है, नीचे से ऊपर पढ़ना, ऊपर से नीचे पढ़ना, नीचे से नीचे की ओर पढ़ना, या अतिरिक्त पढ़ाई या अध्ययन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊपर से नीचे पढ़ना, टॉप डाउन रीडिंग। ठीक है, पाठक के अनुभव की अपेक्षा लेखक के ज्ञान से अधिक संबंधित है। ठीक है, मॉडल क्या होता है? टॉप डाउन रीडिंग में होता ये है दोस्तों कि मॉडल में पाठक अपने पहले के ज्ञान, लेखक के दृष्टिकोण और मुख्य विचारों के आधार पर अर्थ निकालता है। इसमें पूरे पाठ के मुख्य ज्ञान को समझने का पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि केवल छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न, प्रभावी संचार अनिवार्य रूप से एक क्या है? प्रभावी संचार अनिवार्य रूप से एक दो तरफा प्रक्रिया है, टू बेज प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचार तब सफल माना जाएगा दोस्तों जब एक प्रकार से संचार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना फीडबैक यानी प्रतिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है,
संचार के 7C में से एक इनमें से कौन सा नहीं है? 7C। संचार की अगर बात करें, संचार में 7C वाले सिद्धांत चलते हैं। प्रभावी संचार के लिए 7C नियम बनाए गए हैं। पहले C का मतलब होता है दोस्तों क्लियरिटी, यानी कि स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला होता है क्लियरिटी यानी कि आपका स्पष्टता। दूसरा होता है आपका कॉन्शियसनेस यानी संक्षिप्तता। तीसरा होता है कॉन्क्रीट यानी ठोसपन। चौथा होता है दोस्तों आपका करेक्टनेस यानी शुद्धता। पांचवा होता है आपका प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन। और छठा होता है आपका पूर्णता यानी कंप्लीटनेस। और सातवां होता है दोस्तों क्या जो है क्योर मतलब कि कोरेस्ट्री यानी कि कोर्टेसी। कोर्टेसी माने होता है विनम्रता, ठीक है। यानी क्या स्पष्टता, संक्षिप्तता, ठोसपन, शुद्धता, प्रतिफल, पूर्णता, विनम्रता, इस जो है 7C के सिद्धांत में शामिल है। करैक्टर जो होता है ये नहीं शामिल है, ठीक है। तो इसमें करैक्टर दिया हुआ चरित्र ये वाला नहीं शामिल है, बाकी तीनों शामिल हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पत्र, ईमेल, वीडियो प्रस्तुतियाँ, विजुअल एड्स, बातचीत, सार्वजनिक भाषण और भी कुछ, और भी बहुत कुछ इसके उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? 18 नंबर। तो पत्र, ईमेल, वीडियो प्रस्तुतियाँ, विजुअल एड्स, बातचीत, सार्वजनिक भाषण और भी बहुत कुछ, ये सब चैनल माध्यम के उदाहरण हैं, ठीक है। इन्हें संचार के विविध रूप भी कह सकते हैं। तो ये संचार के विविध रूप हैं, ये सब चैनल माध्यम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी माध्यम या चैनल हैं जिसके माध्यम से कोई भी प्रेषक जो होता है या बात को भेजने वाला, संदेश को भेजने वाला अपने प्राप्तकर्ता तक अपनी बातों को पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से, विजुअल एड्स के माध्यम से पहुंचाता है। 19 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा संचार में परिभाषा का गठन नहीं करता है? 19 नंबर। संचार में पारभाषा, पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे पराभाषा होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पैरा लैंग्वेज का गठन नहीं करता है। तो आंतरिक शोर जो है पैरा लैंग्वेज का गठन नहीं करता दोस्तों। बाकी आवाज़ की पिच, विराम का प्रयोग और बोलने की गति और मात्रा, ये सब परिभाषा का मतलब कि पारभाषा गठन करते हैं। परिभाषा नहीं, पारिभाषा, पैरा लैंग्वेज। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है पारस्परिक संबंधों में भौतिक स्थान के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? 20 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। पारिभाषिक संबंधों में भौतिक स्थान के अध्ययन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, प्रॉक्सिमिक्स के नाम से जानते हैं। बातचीत करते समय दो लोगों के बीच की दूरी या भौतिक स्थान के अध्ययन को प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। यह दूरी बताती है कि आपस में संबंध कितने करीबी और औपचारिक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। किस क्षेत्र में वक्ता को संवाद करने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है या माइक्रोफोन का उपयोग करना पड़ता है? किस क्षेत्र में? 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक जोन में, सार्वजनिक क्षेत्र पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है बोलते समय समान गति कितनी होती है? 22 नंबर बोलते समय समान गति दोस्तों 120 टू 300 वर्ड पर मिनट होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ शोधों में आदर्श गति 120 से लेकर के 150 शब्द मिनट मानी जाती है, ठीक है, जो विकल्प सी भी दिखाता है। लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परंतु समान बातचीत की ऊपरी सीमा 200 से लेकर के 250 तक जाती है। इसीलिए सुरक्षित तौर पर व्यापक रेंज बी माना जा सकता है। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, 120 से 300 शब्द मिनट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। 120 से 300 भी लगा सकते हैं, कहीं कहीं पर 120 से 150 मिनट भी लग सकता है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 नंबर प्रश्न आपका चुका। आवाज़ के स्तर के बढ़ने और घटने को क्या कहा जाता है? इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? बढ़ने और घटने को राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टोन ऑफ वॉइस, इसको बोलते हैं दोस्तों इंटोनेशन या स्वर लहरी कहा जाता है। इंटोनेशन ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न है परसोना संबंधित है। परसोना जो होता है दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है मुखौटा से। परसोना शब्द से बना है पर्सनालिटी नाम का शब्द। पर्सनालिटी से व्यक्तित्व शब्द की झलक आती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परसोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। नाटक में जो पात्र लोग पहनते हैं उसी से संबंध होता था ग्रीक में परसोना का। 25 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन का थीमेटिक अप्रोसेशन टेस्ट, इसको आप टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। थियोमेटिक अप्रोसेशन टेस्ट ये किसने दिया है दोस्तों? मार्गन एंड मुरे ने दिया है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण प्रक्षेपी टेक्निक है, व्यक्तित्व जांचने की एक प्रसिद्ध प्रक्षेपी टेक्निक में आता है ये, ठीक है। इसमें व्यक्ति को कुछ धुंधले चित्र दिखाए जाते हैं और उन पर कहानी लिखने को कहा जाता है, जिससे उनके अचेतन मन के विचार जो है बाहर निकल करके कहानी के रूप में उस चित्र को देख करके कहानी बना ले वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये व्यक्ति परख यानी कि क्या है? ये प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेपी टेक्निक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण दिया किसने दोस्तों? इसको दिया टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण को मार्गन एंड मुरे ने दिया है, ठीक है। और एक व्यक्तित्व परीक्षण और होता है सीएटी चाइल्ड अप्रोसिएशन टेस्ट,
ये भी प्रक्षेपी टेक्निक होती है व्यक्तित्व मापन की। ये दोस्तों जो है छोटे बच्चों के लिए होता है। इसको दिया है लियोपोल्ड बेलक ने, ये बात ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से 16 पीएफ परीक्षण किस पर आधारित है? 16 पीएफ परीक्षण बताएंगे। 16 पीएफ परीक्षण जो होता है दोस्तों, पीएफ माने होता है पर्सनालिटी फैक्टर्स। तो 16 पर्सनालिटी या व्यक्तित्व फैक्टर्स की पहचान जो है किसने की थी? 16 मूल सील गुणों की पहचान की थी। किसने की थी दोस्तों? रेमंड कैटल ने की थी। कैटल का सिद्धांत दिखाता है रेमंड कैटल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है रेमंड कैटल। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 सील गुण सिद्धांत को दिया था इन्होंने। 27 नंबर प्रश्न है आपका, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक रिश्तों में परिवर्तन और स्थिरता मिलकर के निर्माण करती हैं किसका? 27 नंबर। भावनाओं यानी इमोशंस, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, सामाजिक रिश्ते यानी सोशल रिलेशंस में चेंज और जो है स्टेबिलिटी यानी कि जो है परिवर्तन और स्थिरता मिलकर के निर्माण करते हैं किसका? मनोसामाजिक विकास का, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के अनुसार जब किसी व्यक्ति की भावनाएं जो होती हैं, उसके भावनाओं को उसके समाज के साथ संबंधों और व्यक्तित्व के समय के साथ बदलाव या स्थिरता आती है तो उसे मनोसामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र नहीं है? बताएंगे कौन सा रक्षा तंत्र इनमें से नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म इनमें से नहीं है। साहचर्य जो दोस्तों ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। बाकी आत्मसातकरण ये डिफेंस वाला होता है, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण ये तीनों जो है रक्षा तंत्र के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन साहचर्य नहीं आता। 29 नंबर प्रश्न, सील गुण से क्या तात्पर्य है? सील गुण दोस्तों क्या होता है? गुणधर्म को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सील गुण किसी व्यक्ति के व्यवहार के वे अस्थायी गुणधर्म या विशेषताएं होती हैं जो लगभग हर परिस्थिति में उनके व्यवहार में दिखाई देती, जैसे ईमानदारी हो गया, शांत स्वभाव हो गया, ये सब चीज़ें। 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे अच्छे पसंदीदा पोशाक इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे अच्छी पसंदीदा पोशाक इनमें से है व्यावसायिक औपचारिक परिधान। ठीक है, बिजनेस जो चीज़ें आप पहनेंगे, बिजनेस फॉर्मल्स पहनेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बड़ी कंपनी कारपोरेट ऑफिस में आप जब जाएं तो सूट, टाई, फॉर्मल, शर्ट, ट्राउजर सबसे बेटर माना जाता है पहनना। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार बाहरी और सामाजिक होने की विशेषता रखता है? 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा। वैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा था किसने? दोस्तों कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान है, तो कार्ल जुंग नाम के विद्वान ने दोस्तों व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा, एक था अंतर्मुखी और एक था बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं ये केवल घर में ही रहते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम, बाकी दुनिया से कोई मतलब इनका ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो ये होते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये मिलनसार होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। ठीक है, और उभयमुखी व्यक्तित्व जो होते हैं वो एक प्रकार से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताओं को अपने में शामिल किए हुए होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन से, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार संयमित और शांत होने की विशेषता रखता है? संयमित और शांत होने की विशेषता कौन सा व्यक्तित्व रखता है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो शांत रहता है, संयमी रहता है। ठीक है, कम बोलते हैं, अपने में खोए रहते हैं, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। ठीक है, और बहिर्मुखी खूब ज़्यादा बोलेंगे, हंसमुख स्वभाव के होंगे। ठीक है, अगला 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार प्रतिस्पर्धी और दृढ़ होने की विशेषता रखता है? बताएंगे 33 नंबर का कौन सा व्यक्तित्व प्रकार प्रतिस्पर्धी और दृढ़ होने की विशेषता रखता है? तो टाइप ए व्यक्तित्व जो है वो रखता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, समय के पाबंद होते हैं और काम को लेकर के बेहद गंभीर और दृढ़ होते हैं। इसके विपरीत टाइप बी वाले लोग जो होते हैं शांत और तनाव मुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार तनाव और चिंता के प्रति अधिक प्रवृत्त होता है? 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, तनाव और चिंता के प्रति अधिक प्रवृत्त होता है कौन? टाइप ए नाम का व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 34 नंबर का ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्यक्तित्व सौंदर्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व सौंदर्य यानी पर्सनल ग्रूमिंग का प्राथमिक उद्देश्य होता है आत्मविश्वास और स्वच्छता महसूस करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक सौंदर्य का एक पहलू है? शारीरिक सौंदर्य का एक पहलू इनमें से क्या है दोस्तों? त्वचा की देखभाल, बालों की देखभाल, नाखूनों की देखभाल, इन सभी की देखभाल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य में सौंदर्य की क्या भूमिका होती है? 37 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य में सौंदर्य की भूमिका होती है दोस्तों क्या? ये होती है, यह आत्मसम्मान बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। इसका डी ऑप्शन होगा, बी एंड सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर क्या महत्वपूर्ण है। 38 नंबर सोशल मीडिया पर क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, शालीनता और सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से क्या हो सकता है। 39 नंबर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से दोस्तों क्या हो सकता है, सुरक्षा और गोपनीयता का जोखिम हो सकता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट को साझा करने से पहले क्या करना चाहिए। 40 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट को साझा करने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, पोस्ट की जांच और स्रोत की पुष्टि कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काइनेसिक्स क्या है बताएंगे। 41 नंबर काइनेसिक्स शारीरिक भाषा का अध्ययन करने को काइनेसिक्स कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत आत्मविश्वास को दर्शाता है। 42 नंबर कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत आत्मविश्वास को दर्शाता है, तो आंखों का संपर्क बनाए रखना यही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत नकारात्मकता को दर्शाता है। नकारात्मकता को दोस्तों हाथों को बांधना ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। मुस्कुराना, आंखों का संपर्क बनाए रखना ये सब पॉजिटिविटी को दिखाता है। ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऑक्यूलेसिक्स क्या होता है। ऑक्यूलेसिक्स का मतलब होता है दोस्तों आई कांटेक्ट के माध्यम से बात स्टडी यानी कि नेत्र संपर्क का अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। यानी ऑक्यूलेसिक्स अशाब्दिक संचार की वह शाखा है जो इस बात का अध्ययन करती है कि लोग बातचीत के दौरान आंखों के संपर्क का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है। अगला 45 नंबर प्रश्न, हैपेटिक्स किसे किसे संदर्भित करता है। हैपेटिक्स दोस्तों स्पर्श संचार का अध्ययन करता है। ठीक है। स्टडी ऑफ टच लैंग्वेज यानी हैपेटिक्स का सीधा संबंध होता है स्पर्श करके बातचीत करना। ठीक है। जब हम बातचीत के दौरान छूने के माध्यम से हाथ मिलाना हो गया, पीठ थपथपाना हो गया, किस तरह से भावनाएं और संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ें इसमें शामिल स्पर्श के अध्ययन को हैपेटिक्स कहते हैं। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 46 नंबर प्रश्न है, स्पर्श संचार का क्या लाभ होता है। स्पर्श संचार का लाभ होता है या भावात्मक संबंध को बनाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी का आप पीठ थपथपा रहे हैं तो इससे उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, किसी जुड़ाव, एक मजबूत भावात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन पैदा करता है जब आप टच करके बातचीत करते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, पेशेवर सेटिंग्स में स्पर्श संचार का उपयोग कैसे किया जाता है। पेशेवर सेटिंग में दोस्तों स्पर्श संचार का प्रयोग किया जाता है विश्वास और संबंध बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, क्रोनेमिक्स क्या है बताएंगे। क्रोनेमिक्स क्या है दोस्तों, क्रोनेमिक्स जो होता है समय संचार के अध्ययन को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, समय मतलब क्या होता है इसमें, समय संचार का अध्ययन यानी क्रोनेमिक्स मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति या समाज संचार में समय का उपयोग किस तरह से करता है। जैसे किसी मीटिंग में समय पर पहुंचना आपकी गंभीरता और समय के प्रति सम्मान को दर्शाता है। तो ये चीज़ें होती है। 49 नंबर, सांकेतिक भाषा में संचार का प्राथमिक तरीका क्या होता है। यानी साइन लैंग्वेज में संचार का प्राथमिक तरीका होता है दृश्य यानी विजुअलिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सांकेतिक भाषा का उपयोग मुख्य रूप से वे लोग करते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। इनमें हाथों के इशारों और चेहरे के हाव भाव को देख करके बात समझी जाती है, इसलिए इसका प्राथमिक तरीका दृश्य होता है। आप देखेंगे आईपीएल में एक साइन लैंग्वेज वाला भी एक प्रकार से कमेंट्री आ गई है, अगर आपको देखना है ये समझना तो आप देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा सीखने से किसे लाभ होता है। सांकेतिक भाषा सीखने से दोस्तों बधिर और सुनने वाले को, बधिर व्यक्ति जो होते हैं सुनने वाले दोनों को लाभ हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सांकेतिक भाषा सीखने से केवल उन लोगों को फायदा नहीं होता जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, बल्कि समान रूप से सुनने वालों को भी फायदा होता, ताकि वे बधिर समाज के साथ आसानी से बातचीत कर सकेंगे और उनके बीच की दूरी को कम कर सकेंगे। अगर वो भी सीख लेते तो कोई इशू नहीं है इसमें। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक के लेखक कौन है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इस पुस्तक को लिखा स्टीफन कोवे ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्टीफन कोवे, स्टीफन आर कोवे जो है ये एक प्रकार से इसके लेखक हैं। व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व यानी लीडरशिप के क्षेत्र में दुनिया की सबसे मशहूर पुस्तकों में से एक मानी जाती है ये। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, डेल कार्नेगी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। डेल कार्नेगी ने दोस्तों लिखी है कौन सी पुस्तक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस पुस्तक को किसने लिखा है, डेल कार्नेगी की ये पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। साल 1936 में इस पुस्तक को लिखा गया है। दुनिया की
सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबों में से एक मानी जाती है, जो सिखाती है कि लोगों से अच्छे संबंध कैसे बनाएं और लोकप्रिय कैसे बने। अगला क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न है, मौखिक संचार मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? मौखिक संचार दोस्तों वाचिक और लिखित शब्दों पर डिपेंड करता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा है? संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा इमोशनल स्टेट होता है, यानी भावात्मक स्थिति होती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल में विषम पंक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 55 नंबर, ईमेल में विषय पंक्ति सब्जेक्ट लाइन का प्राथमिक उद्देश्य होता है ईमेल का संक्षिप्त सारांश प्रदान करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल का संक्षिप्त सारांश प्रदान करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, ईमेल किस प्रकार का संचार है? ईमेल दोस्तों लिखित संचार होता है या औपचारिक? लिखित और औपचारिक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर का लिखित भी है और औपचारिक फॉर्मल भी है, क्योंकि आजकल सभी जगहों पर यही प्रयोग हो रहा है। डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, ईमेल के मुख्य भाग में क्या शामिल होना चाहिए दोस्तों? ईमेल के मुख्य भाग में 57 नंबर, ईमेल के मुख्य भाग में मुख्य संदेश या विषय वस्तु शामिल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से, किस प्रकार के संचार में अपनी आवश्यकताओं और भावनाओं को प्रत्यक्ष और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वासी या मुखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। असर्टिव टाइप का जो एक प्रकार से व्यक्तित्व होता है वो। अगला, किस प्रकार के संचार में नकारात्मक भावनाओं की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति शामिल होती है, अक्सर शब्दों के बजाय कार्यों के माध्यम से? 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। 59 नंबर प्रश्न, निष्क्रिय आक्रामक होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय आक्रामक, पैसिव अग्रेसिव व्यवहार में इंसान सामने से सीधा गुस्सा नहीं दिखाता, निष्क्रिय रहता, लेकिन पीठ पीछे या अपने काम के जरिए जानबूझ करके देरी करना या ताने मारना, ये सब नाराजगी को जाहिर करता है, इसी को निष्क्रिय आक्रामक कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 60 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का संचार रिश्तों में असंतोष और का कारण बन सकता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यदि आप बातचीत में बहुत अधिक आक्रामक होते हैं या फिर निष्क्रिय आक्रामक रहते हैं तो इससे आपसी रिश्तों में कड़वाहट, गुस्सा और विवाद पैदा हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 61 नंबर को, संचार प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? संचार प्रक्रिया का पहला चरण होता है इनकोडिंग करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। संचार की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब भेजने वाला अपने दिमाग में विचारों को शब्दों, संकेतों और भाषा का रूप देता है। इस प्रक्रिया को इनकोडिंग कहते हैं। इसके बाद में ही संदेश भेजा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन से, संदेश को प्रेषण यानी भेजने हेतु उपयुक्त रूप से परिवर्तित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? परिवर्तित करने की जिम्मेदारी प्रेषक यानी भेजने वाले की होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदेश को सही और सही योग्य रूप में बदलने यानी इनकोड करने की पूरी जिम्मेदारी संदेश भेजने वाले यानी प्रेषक के पास होती है, ताकि प्राप्तकर्ता उसको ठीक तरीके से समझ पाए। 63 नंबर क्वेश्चन से, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की व्याख्या करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको डिकोडिंग यानी प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न आपका चुका, कौन सा सी संक्षिप्त और बिंदुवार होने के महत्व पर जोर देता है? कौन सा सी बताएंगे? कौन सा सी? 64 नंबर, इसका राइट आंसर होगा संक्षिप्तता, कॉन्सियसनेस। ठीक है, 7 सी के सिद्धांत में शामिल है संक्षिप्तता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, पारभाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है? पारभाषा विज्ञान, पैरा लैंग्वेज से तात्पर्य है स्वर और पिच जैसी मौखिक विशेषताएं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, संचार में परिभाषाई विशेषताओं का प्राथमिक कार्य क्या है? पारभाषाई विशेषताओं का प्राथमिक कार्य होता है भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करना। बिल्कुल, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सांस्कृतिक अंतर संचार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? सांस्कृतिक अंतर संचार को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों, वे भ्रम का कारण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग देशों या समाजों की संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। एक संस्कृति में जो इशारा या बात अच्छी मानी जाती हो सकता है वही चीज़ें दूसरी संस्कृति में बुरा समझी जाएं। इस वजह से बातचीत में गलतफहमी या भ्रम पैदा हो जाता है जब संस्कृतियों की चीज़ें आती, सांस्कृतिक अंतर होता है तो। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार आत्म जागरूकता विकसित करने में प्रमुख कारक क्या होता है? इनमें से 68 नंबर, मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार आत्म जागरूकता विकसित करने में प्रमुख कारक होता है आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न है, संचार में सक्रिय सुनने का क्या महत्व है? संचार में एक्टिव लिसनिंग में जो है सक्रिय सुनने का महत्व होता है। यह समझ और स्पष्टता सुनिश्चित करता है।
इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, साक्षात्कार की तैयारी का मुख्य पहलू क्या है? साक्षात्कार की तैयारी का दोस्तों मुख्य पहलू है सामान्य साक्षात्कार, प्रश्नों का अभ्यास करना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 71 नंबर, ग्रुप डिस्कशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य संचार और टीम वर्क कौशल का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार क्या? इंटरव्यू दोस्तों क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरव्यू कहा जाता है साक्षात्कार को अंग्रेजी में। 73 नंबर, साक्षात्कार का सामान्य क्रम क्या है? साक्षात्कार का दोस्तों सामान्य क्रम होता है पहले परिचय, फिर मुख्य भाग और फिर उसके बाद निष्कर्ष, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले परिचय होगा, फिर मुख्य भाग, फिर निष्कर्ष। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला 74 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, साक्षात्कार में परिचय का उद्देश्य क्या होता है? साक्षात्कार में परिचय का उद्देश्य होता है दोस्तों तालमेल स्थापित करना और संबंध स्थापित करना। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन से, किस प्रकार के साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों का एक सेट शामिल होता है? 75 नंबर, किस प्रकार के साक्षात्कार में पूर्व निर्धारित प्रश्नों का एक सेट शामिल होता है? तो होता संरचित साक्षात्कार में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वह होता है जिसमें प्रश्न मतलब जिसमें पूछने वाले सवाल पहले से ही तय होते हैं और सभी उम्मीदवार से बिल्कुल एक जैसे ही सवाल एक ही क्रम में पूछे जाते हैं। इसमें अपनी मर्जी से नए सवाल नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो संरचित साक्षात्कार होता है। 76 नंबर क्वेश्चन से, किसी अभ्यर्थी के पिछले अनुभवों और व्यवहारों का आकलन करने के लिए किस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है व्यवहारगत साक्षात्कार। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहेवियरल इंटरव्यू। ठीक है, उम्मीदवार के से उससे भूतकाल की जो घटनाएं हैं उसके बारे में पूछा था। जैसे आपके सामने कोई बड़ी समस्या आई तो आपने उस समस्या को लेकर के क्या किया है, या भविष्य में कोई संकट अगर ऐसा आ जाएगा तो आप भविष्य में क्या कर सकेंगे। इस तरीके से तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है? टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ है ये सुविधा और लचीलापन इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टेलीफोनिक साक्षात्कार का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके लिए नियोक्ता और उम्मीदवार दोनों की को किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें समय और यात्रा की खर्चा भी बच जाता है, जिससे प्रक्रिया अत्यधिक सुविधाजनक और लचीली बन जाती है। तो ये सुविधा और लचीलापन। 78 नंबर, एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए वीडियो साक्षात्कार से पहले क्या आवश्यक कदम उठाना चाहिए हमको? सबसे पहले हमको एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए हमको वीडियो इंटरव्यू करना है अगर, तो हमको कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्शन का परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि हमारा कैमरा बिल्कुल ठीक हो, माइक्रोफोन ठीक हो, इंटरनेट कनेक्शन का भी परीक्षण कर लें ताकि अच्छे तरीके से चीज़ें हो जाएँ। 79 नंबर प्रश्न, रोजगार इतिहास में अंतराल होने वाले व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का बायोडाटा सबसे उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक बायोडाटा। फंक्शनल रिज्यूम जो होता है वो सबसे बेटर माना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लिंक्डइन शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? लिंक्डइन शिष्टाचार एक पेशेवर नेटवर्किंग साइट है लिंक्डइन। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को अद्यतन और पेशेवर रखना बहुत जरूरी होता है, यानी कि हमेशा अपडेट करते रहना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। लिंक्डइन एक क्या है? पेशेवर यानी प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ सबसे मुख्य शिष्टाचार यह है कि आपका प्रोफाइल हमेशा अपडेट होना चाहिए और आपकी तस्वीर वह विवरण जो है पूरी तरीके से प्रोफेशनल होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। 81 नंबर क्वेश्चन से, आपको लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस समय आपको व्यक्तिगत संदेश के साथ अनुरोध करना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लिंक्डइन पर किसी अनजान या पेशेवर व्यक्ति को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक छोटा सा कस्टमाइज्ड या व्यक्तिगत संदेश लिख करके बेहतर माना जाता है। ठीक है, लिखना बेहतर माना जाता है। इससे सामने वाले को स्पष्ट होता है कि आप उनसे जुड़ना क्यों चाहते हैं और वो आपको जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, मानव व्यवहार का प्राथमिक चालक क्या है? बताएंगे। मानव व्यवहार का प्राथमिक चालक क्या है? 82 नंबर, मानव व्यवहार का प्राथमिक चालक होता है पर्यावरण और अनुवांशिकी दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि मानव व्यवहार बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होता है? 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम बताता है ये चीजें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब्राहम मास्लो एक सिद्धांत देते हैं। ठीक है, मास्लो का जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है 1943 में उन्होंने प्रतिपादित किया और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं एक पिरामिड की तरह 5 स्तरों में बटी हुई हैं।
पहला स्तर होता है दोस्तों कौन सी, शारीरिक आवश्यकता, भोजन और पानी की। दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि वो बचा रह सके। तीसरा सामाजिक और अपनेपन की आवश्यकता। चौथा सम्मान की आवश्यकता। और पांचवा होता है आत्म प्राप्ति यानी सेल्फ, ठीक है, ऑटोलाइजेशन की अवस्था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों को देख करके उसकी नकल करके नए व्यवहार को सीखता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया वो होती है। 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सीखना, सोशल लर्निंग बोलते हैं उसको। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहा जाता है इसी चीज को, जिसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था 1977 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, प्रश्न 85 नंबर, मनोवृत्ति का कौन सा घटक किसी वस्तु या स्थिति के प्रति व्यक्ति की भावनाओं या संवेगों को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक घटक होता है वो संदर्भित करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन भावात्मक घटक जो होता है वो करता है। तीन प्रमुख घटक होते दोस्तों इसके। ठीक है, उसका मतलब होता है तीन घटक, सी ए बी ये तीन घटक होते हैं। सी मतलब होता है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, विचार और विश्वास जिसको कहते हैं। ए मतलब होता है दोस्तों अफेक्टिव यानी भावात्मक, ठीक है, यानी भावनाएं, प्रेम, घृणा, संवेग ये सब। और बी मतलब होता है बिहेवियरल यानी व्यवहारगत, क्रिया करने का तरीका। तो भावनाओं और संवेगों का संबंध सीधे भावात्मक घटक से ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सहायक वस्तुओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहायक वस्तुओं का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों किसी पोशाक को निखारने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसरी जिसको आप कह सकते हैं, जैसे घड़ी, बेल्ट, चश्मा, आभूषण, इसका पहनने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप अपने परिधान या पोशाक के लुक को और अच्छा दिखाना चाहते हैं, उसी को सहायक वस्तु कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन से, ब्रश करने की अनुशंसित आवृत्ति क्या होती है। भोजन कि प्रत्येक बार नहीं, दिन में कम से कम 2 बार आपको जो है ब्रश करना चाहिए। एक आपको सुबह मॉर्निंग में और एक सोने से पहले, एक सोने के बाद, मतलब सोने के बाद कह रहा हूँ, सो मतलब कि उठने के बाद जो है करना चाहिए आपको। सो करके जब उठे मॉर्निंग में तब करें, और जब सोने जाएँ बिस्तर पर रात में तब करें। 88 नंबर, नियमित रूप से फ्लॉसिंग करने से क्या लाभ होता है। नियमित तौर पर फ्लॉसिंग करने का लाभ होता है दोस्तों दांतों को सफ़ेद करना, श्वास स्वच्छ होना और फ्लाक के निर्माण को रोकता है। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन से, आत्म जागरूकता का प्राथमिक लाभ क्या होता है दोस्तों। आत्म जागरूकता का प्राथमिक लाभ होता है सेल्फ अवेयरनेस का, कि अपनी ताकत, कमजोरियों और भावनाओं को समझ जाते हैं व्यक्ति। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अपनी ताकत, कमजोरियां और भावनाओं को समझना। 90 नंबर प्रश्न है, शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम भौतिक स्थान के उपयोग को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर मौखिक संचार में प्रोक्सेमिक्स के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आपस में कितनी दूरी बना करके बातचीत कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 91 नंबर प्रश्न है, शरीर की भाषा का कौन सा आयाम चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो होता है ये क्या करता है, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के चेहरे का हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशन, शारीरिक मुद्रा, पोस्चर और हाथों के शरीर के अंगों के संचालन यानी गेस्चर, इन सभी का विश्लेषण करता है काइनेसिक्स। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 92 नंबर प्रश्न है, बातचीत के दौरान आंखों से आंखें मिलाना क्या दर्शाता है। ये आत्मविश्वास और प्रामाणिकता को दर्शाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा का मुख्य पहलू है। सांकेतिक भाषा का मुख्य पहलू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, हाथों की आकृति और उंगलियों की स्थिति, ये एक प्रकार से हो जाएगा, और साथ ही साथ में चेहरे का भाव और शारीरिक भाषा, ये दोनों। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। 94 नंबर प्रश्न है आपका, घ्राण विज्ञान क्या है। घ्राण विज्ञान दोस्तों होता है गंध और सुगंध के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं घ्राण विज्ञान। सी ऑप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑलफैक्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, संचार और विज्ञान की शब्दावली में इसको ऑलफैक्टिक्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य गंध और सुगंध के माध्यम से कैसे संवाद करता है या कैसी प्रतिक्रिया देता है सुगंध के माध्यम से। 95 नंबर प्रश्न है, बोली जाने वाली भाषा को दृश्य संकेत के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर सांकेतिक भाषा व्याख्या में किया जाता है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप्यांतरण होगा या फिर फिंगर स्पेलिंग होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के उस क्षेत्र का क्या नाम है जो मुख्य रूप से गंध को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार है। 96 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मस्तिष्क के उस क्षेत्र का नाम दोस्तों क्या होता है, उस क्षेत्र का नाम है ऑलफैक्टरी बल्ब बोलते हैं उसको, अग्रभाग में स्थित है, घ्राण बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
97 नंबर प्रश्न है आभासी मीटिंग, यानी कि जो आपका जो है आभासी मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग होती है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका क्या है दोस्तों? उसका महत्वपूर्ण पहलू कि उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो उपकरण का उपयोग आप करें ताकि अच्छे तरीके से लोग उसको समझ पाएँ। जैसे गूगल मीट, ज़ूम जैसी आभासी बैठकों की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी आवाज़ साफ आ रही कि नहीं आ रही, वीडियो स्पष्ट है कि वीडियो स्पष्ट नहीं है, संचार में कोई रुकावट तो नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट कोई तो नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है। 98 नंबर क्वेश्चन से आत्म जागरूकता विकसित करने में आत्मचिंतन की क्या भूमिका है? उसमें दोस्तों आत्म जागरूकता विकसित करने में आत्मचिंतन की भूमिका होती है। यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका अल्बर्ट बंडूरा के आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत ने आत्म जागरूकता के बारे में क्या सुझाव दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा की अगर बात की जाए तो आत्म प्रभावकारिता के सिद्धांत ने आत्म जागरूकता के बारे में सुझाव दिया कि आत्म जागरूकता आत्म प्रभावकारिता विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति में आत्म जागरूकता यानी अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अपने भीतर यह विश्वास यानी आत्म प्रभावकारिता पैदा नहीं कर सकता। वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है अगर वो आत्मविश्वासी उसके अंदर हो तो। 100 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, गोलमैन के सिद्धांत के अनुसार भावात्मक बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता क्या है? बताएं, गोलमैन के सिद्धांत के अनुसार भावात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस में आत्म जागरूकता क्या होती है? तो आत्म जागरूकता भावात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्राथमिक घटक होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक हैं डोनियल गोलमैन। 1955 में भावात्मक बुद्धिमत्ता ईआई का सिद्धांत दिया। उन्होंने इसके 5 प्रमुख घटक बताए थे, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक आधारभूत स्तंभ आत्म जागरूकता ही है। इसके बिना बाकी के घटक जैसे आत्म नियमन, सहानुभूति ये सब शामिल नहीं, मतलब ये सब हासिल नहीं किया जा सकते। जब तक आत्म जागरूकता नहीं है तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे। इस तरीके से हमने 100 एमसीक्यूज़ को देखा, विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। ये इसकी आंसर की लगी हुई दोस्तों, ये भी देख लीजिएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा शुक्ला एचडी पॉइंट पर। बीए क्रैकर चैनल भी आपका ही चैनल है और को करिकुलर मास्टर भी आपका ही चैनल है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपने इस वीडियो को देखा, इस लेक्चर को देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और ऐसे ही और लेक्चर देखने के लिए हमारे दोनों चैनल को करिकुलर मास्टर को, शुक्ला स्टडी पॉइंट को और बीए क्रैकर चैनल को, इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने वीडियो में बड़ी मेहनत की दोस्तों, आपकी परीक्षा के साल में भी करवा दी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आंसर की भी आप ले सकते हैं, जो जिन बच्चों का पेपर हुआ आज वो मिला सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी लेक्चर इस चैनल पर पड़े हुए हैं। धन्यवाद।